आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 बड़े नेताओं के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ा। आखिर क्यों, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 10 पर आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। भारतीय राजनीति के सबसे चमकदार सितारे ने जीवन में कभी एक भी प्रत्यक्ष या दलीय चुनाव नहीं लड़ा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब चुनाव नहीं लड़ा तो वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति की कुर्सी तक कैसे पहुंच गए। असल में हमारे मिसाइल मैन का राजनीति के गंदे जोड़ तोड़, रैलियों के खोखले वादों और चुनावी पर्चियों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। राजनीति में जहां नेता अपनी गद्दी बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना लेते हैं, वहीं कलाम जी विज्ञान और देश सेवा में मस्त थे। साल 2002 में जब देश को एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत थी जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, तब सत्ता पक्ष और विपक्ष की ज़्यादातर बड़ी पार्टियों ने उनके नाम पर अपनी सहमति जताई और वे भारी बहुमत से राष्ट्रपति चुने गए। कलाम जी को कभी गली मोहल्लों में जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी साख और जनता में उनकी इजाज़त किसी भी चुनावी चीज़ से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। वे जानते थे कि चुनावी राजनीति में उतरने का मतलब है अपनी ईमानदारी पर कीचड़ उछलवाना, इसलिए वे जीवन भर इससे दूर रहे। लेकिन सोचिए, अगर बिना चुनाव लड़े कोई राष्ट्रपति बन सकता है तो क्या कोई बिना किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाए देश का दूसरा सबसे बड़ा पद संभाल सकता है? जवाब आपको अगले नंबर पर मिलने वाला है। नंबर 9 पर आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति जिनके जन्मदिन को पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई प्रत्यक्ष या दलीय चुनाव नहीं लड़ा? अब सवाल यह है कि बिना किसी राजनीतिक पार्टी का टिकट लिए वे देश के इतने बड़े पदों तक कैसे पहुंच गए। असल में राधाकृष्णन जी राजनीति से ज़्यादा एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। आज़ादी के बाद जब देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी थी, तब पंडित नेहरू और तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें सीधे रूस में भारत का राजदूत और फिर देश का उपराष्ट्रपति बना दिया। राधाकृष्णन जी अच्छी तरह जानते थे कि चुनावी रैलियों की धूल फांकना, नेताओं की पैंतरेबाजी झेलना और वोटों के लिए जनता से खोखले वादे करना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए वे चुनावी राजनीति के इस दलदल से कोसों दूर रहे और अपनी विद्वता के दम पर बिना कोई वोट मांगे देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे। उन्होंने देखा है कि इतिहास रचने के लिए नेता बनना जरूरी नहीं, नियत और ज्ञान का होना जरूरी है। लेकिन ठहरिए, क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बिना किसी सरकारी पद के भी देश की सत्ताधारी पार्टी की नब्ज दबाकर बैठा है? नंबर 8 पर आते हैं मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सर संघ चालक, जिनकी एक आवाज़ पर देश की सत्ताधारी पार्टी के बड़े से बड़े दिग्गज अपने सुर बदल लेते हैं। मोहन भागवत जी ने आज तक अपने जीवन में पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा, तो फिर राजनीति में उनका इतना दबदबा क्यों है? सीधी सी बात है, जब आपके पास कार्यकर्ताओं की वो फौज हो जो आपके इशारे पर पूरा चुनावी माहौल बदल सकती हो, तो आपको खुद पर्चा भरने और भाषण देने की क्या ज़रूरत है। संघ की नीति रही है कि वे प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति से दूर रहकर केवल वैचारिक मार्गदर्शन करेंगे। मोहन भागवत जी जानते हैं कि चुनाव लड़ने का मतलब है खुद को एक दायरे में सीमित कर लेना और जनता के सवालों के कटघरे में खड़े होना। इसलिए वे बिना चुनाव लड़े सत्ता के केंद्र बिंदु बने रहते हैं। राजनीति का असली मजा तो यही है कि आप पर्दे के पीछे से रिमोट कंट्रोल थामे रहें और जिम्मेदारी के नाम पर आपके सिर कोई ठीकरा भी ना फूटे। संघ प्रमुख के रूप में उनका प्रभाव किसी भी चुने हुए नेता से कम नहीं है, लेकिन एक कभी बैलेट बॉक्स की कतार में उम्मीदवार बनकर नहीं खड़े होते। पर जरा सोचिए, क्या कोई नेता बिना चुनाव लड़े देश का खजाना संभाल सकता है? अगले नंबर पर एक ऐसा ही नाम आपका दिमाग घुमा देगा। नंबर 7 पर आती हैं निर्मला सीतारमण जी, देश की वित्त मंत्री, जो आपके बजट से लेकर जेब के ढीले होने तक का फैसला करती हैं। लेकिन उन्होंने आज तक कभी जनता के बीच जाकर प्रत्यक्ष लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर वे इतनी बड़ी जिम्मेदारियों पर बिना जनता के वोटों के कैसे बैठी हैं? जवाब है राज्यसभा का सुरक्षित चोर दरवाजा। निर्मला सीतारमण जी ने चुनावी राजनीति की कड़कती धूप, रैलियों की धूल और जनता के तीखे सवालों का सामना करने के बजाय हमेशा राज्यसभा के रास्ते संसद में प्रवेश करना बेहतर समझा। वे जानती हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ना यानी आ बैल मुझे मार वाली बात है।
जहां हवा का रुख कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। जब पार्टी के पास विधानसभाओं में पर्याप्त बहुमत हो तो सीधे राज्यसभा का टिकट लो और आराम से मंत्री पद का लुत्फ उठाओ। जनता के सीधे चुनाव से दूर रहने के कारण उन्हें कभी अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर वोटरों को सफाई देने की नौबत नहीं आई। इसे कहते हैं बिना सिर फोड़े मलाई खाना। लेकिन क्या केवल वित्त मंत्री ही इस रास्ते पर हैं? रुकिए, हमारे देश के विदेश मंत्री का किस्सा तो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। नंबर 6 पर आते हैं एस जयशंकर जी, भारत के कड़क विदेश मंत्री, जिनकी धाकड़ बयानबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए ही रहते हैं। लेकिन कड़वा सच यह है कि इन्होंने भी कभी जनता के सीधे वोटों से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। जयशंकर जी सालों तक एक सख्त कूटनीतिज्ञ और अफसर रहे। जब प्रधानमंत्री जी को अपनी कैबिनेट में एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ी जो दुनिया भर के मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रख सके, तो जयशंकर जी को सीधे विदेश मंत्री बना दिया गया। अब जब मंत्री बनना तय हो ही गया तो धूप में घूम घूम कर वोट मांगने की क्या जरूरत थी। इसलिए उन्हें गुजरात से राज्यसभा का सांसद बनाकर संसद भेज दिया गया। जयशंकर जी अच्छी तरह जानते हैं कि विदेशी मंचों पर बड़े बड़े पत्रकारों को अपनी बातों से धोना आसान है, लेकिन देश के किसी गांव में जाकर बिजली, पानी और सड़क के मुद्दों पर जनता को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। चुनावी राजनीति का चक्कर ही ऐसा है जहां एक छोटी सी गलती सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए उन्होंने विदेश नीति का जिम्मा संभाला और चुनावी पचड़ों से खुद को पूरी तरह दूर रखा। नंबर 5 पर आते हैं विनोबा भावे जी, भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी और भूदान आंदोलन के जनक। आज़ादी के बाद जब देश के तमाम छोटे बड़े नेता सरकार में मंत्री, संत और संतरी बनने की होड़ में लगे थे, तब विनोबा भावे जी ने राजनीति के इस बहती गंगा में हाथ धोने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। अब आप पूछेंगे कि जब उनके पास इतनी ताकत और जनता का समर्थन था तो वे चुनाव से दूर क्यों रहे? असल में विनोबा भावे जी का मानना था कि राजनीति से समाज का सुधार नहीं हो सकता, उल्टा सत्ता इंसान को लालची बना देती है। उन्होंने पद और कुर्सी के बजाय पैदल चलकर लाखों एकड़ जमीन गरीबों के लिए दान में मांग ली। उन्होंने साबित किया, अगर नियत साफ हो और मकसद बड़ा हो तो आपको वोट मांगने के लिए किसी पार्टी का झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नेताओं को दिखाया कि बिना चुनाव लड़े भी जनता के दिलों पर राज किया जा सकता है। पर क्या आप जानते हैं, एक ऐसा नेता भी हुआ जिसने बिना चुनाव लड़े पूरी केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी। नंबर 4 पर आते हैं अन्ना हजारे जी। 2011 का वो दौर याद कीजिए जब दिल्ली के रामलीला मैदान से उठे एक आंदोलन ने देश की राजनीति की बुनियाद हिला दी थी। अन्ना हजारे जी ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना ही कभी किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य बने, लेकिन उन्होंने अपनी एक भूख हड़ताल से तत्कालीन केंद्र सरकार की नाक में दम कर दिया था। अब सवाल यह है, जब अन्ना के पास इतना बड़ा जन समर्थन था तो उन्होंने चुनाव लड़कर खुद सरकार क्यों नहीं बना ली? अन्ना अच्छी तरह जानते थे कि व्यवस्था के बाहर रहकर उंगली उठाना और पहरेदार बनना बहुत आसान है, लेकिन उस गंदे कुएं में उतरकर खुद को साफ रखना नामुमकिन है। उन्होंने चुनाव लड़ने के बजाय नेताओं को आईने दिखाने का काम किया। हालांकि उनके मंच से निकले कई लोग आज चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री और मंत्री बन बैठे, लेकिन अन्ना ने खुद को चुनावी राजनीति से हमेशा कोसों दूर रखा। उनका मानना था कि चुनाव लड़ते ही इंसान अपनी नैतिक ताकत खो देता है। नंबर 3 पर आते हैं जयप्रकाश नारायण जी, यानी हम सबके प्यारे जेपी। 1970 के दशक में जब देश में आपातकाल का अंधेरा छाया था, तब जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। वे वही नेता थे जिन्होंने पूरे देश के विपक्ष को एक झंडे के नीचे लाकर इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता की सत्ता उखाड़ फेंकी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज़ादी के बाद जेपी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और न ही सरकार में कोई पद स्वीकार किया। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके कदमों में थी, लेकिन उन्होंने उसे लात मार दी। आखिर क्यों? क्योंकि जेपी सत्ता के भूखे नेता नहीं थे। वे जानते थे कि चुनाव लड़कर कुर्सी पर बैठते ही इंसान व्यवस्था का गुलाम बन जाता है। वे जनता की आवाज़ बनकर सत्ता पर अंकुश लगाना चाहते थे, ना कि खुद शासक बनना चाहते थे। उन्होंने साबित कर दिया कि असली ताकत पद में नहीं
बल्कि जनसेवा और विचारों में होती है। लेकिन अब जो नाम आने वाला है वह महाराष्ट्र की राजनीति का वो शेर है जिसकी एक दहाड़ से मुंबई थम जाती थी। नंबर 2 पर आते हैं बाल ठाकरे जी, शिवसेना के संस्थापक और महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बेबाक और दबंग चेहरे। बाल ठाकरे जी ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना लोकसभा, ना विधानसभा और ना ही कभी राज्यसभा। वे बिना किसी सरकारी पद के भी महाराष्ट्र के अनऑफिशियल मुख्यमंत्री बने रहे। अब आप सोचेंगे कि जो इंसान पूरे राज्य को अपने इशारे पर चला सकता है उसने कभी चुनाव क्यों नहीं लड़ा। बाल ठाकरे जी खुद कहते थे कि वे कभी किसी पद के गुलाम नहीं बनना चाहते। वे मातोश्री में बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना पसंद करते थे। वे जानते थे कि चुनाव लड़ने से इंसान को कायदे कानून और संवैधानिक बंदिशों में बंधना पड़ता है, जबकि बिना चुनाव लड़े आप बिना किसी जवाबदेही के अपनी शर्तों पर राजा की तरह राज कर सकते हैं। वे चुनाव के अखाड़े में उतरे बिना ही पूरे खेल के मास्टरमाइंड बने रहे। नंबर 1 पर आते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, भारतीय राजनीति के सबसे बड़े महानायक, जिन्होंने बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई पद लिए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। आज़ादी के बाद जब देश के तमाम नेता नई नई सरकार में मलाईदार मंत्रालय बांट रहे थे, तब गांधी जी ने किसी भी पद को छूने से भी मना कर दिया। उन्होंने जीवन भर कभी किसी चुनाव में उम्मीदवार बनना स्वीकार नहीं किया। क्योंकि गांधी जी जानते थे कि असली ताकत वोट पाने या मंत्री बनने में नहीं, बल्कि जनता के चरित्र और नैतिक मूल्यों में होती है। वे जानते थे कि चुनावी राजनीति इंसान को गुटबाजी और स्वार्थ में बांध देती है। उन्होंने बिना किसी संवैधानिक पद के भी पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। उन्होंने दिखाया कि सत्ता की कुर्सी से बड़ा जनसेवा का मंच होता है। गांधी जी का जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इतिहास रचने के लिए किसी बैलेट पेपर पर नाम होना जरूरी नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह होना जरूरी है।